Dear viewers, I am back with some other important concepts of history mentioned in the class 7 NCERT book and have elaborated that terms and concepts from the perspective of the NET JRF examination in history. आज हम 7 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये यहाँ पे मेंशन है, लिखे हुए हैं कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ट्राइबेट एंड आर्कवेट, दैट इज एन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट, द इवान एंड पिस्ता अनदर आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट, सीरियन क्रिश्चियन a term or an concept, uh, Charupallam, Bandagan, and books. Some books we will discuss today. So हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा आज का टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, चारूपल्लम। चारूपल्लम जो इसको द विलेज ऑफ इंक्लाइन भी कहते हैं। ये चारूपल्लम ऐसे विलेज होते थे, इनका इम्पोर्टेंस जो है या इनका जो रेफरेंस है वो टेम्पल्स के रेफरेंस में आप देख सकते हैं। जैसे कोई पॉपुलर टेम्पल है तो जो टेम्पल बिल्डिंग का स्टाइल था उसमें आप देखेंगे कि शिखर होता था, शिखर के ऊपर अमलक होता था। यहाँ आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये अमलक है यहाँ पे। तो ये काफ़ी वज़नदार एक ऐसा राउंड सा स्टोन होता था। तो इसको सीधा ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि क्रेन जैसा तो कुछ था नहीं उस समय। तो क्या करते थे, एक लंबा सा स्लोप्ड ट्रैक बनाते थे इंक्लाइंड काफ़ी दूर से। ये कोई 4 किलोमीटर डिस्टेंस होता था इसका, यहाँ से यहाँ, और फिर इसके ऊपर इसको रोल करते हुए इस तरह से आगे तक ले जाते थे यहाँ तक। ठीक है, तो जहाँ से ये इंक्लाइनेशन स्टार्ट होता था, जहाँ से स्लोप स्टार्ट होता था, उस गांव को या उस जगह को कहते थे चारूपल्लम। बाद में इस ट्रैक को हटा दिया जाता था, लेकिन उस गांव का नाम चारूपल्लम ही रहता था। और खासकर तंजावुर का जो राजराजेश्वर टेम्पल है उसके साथ में हमें ऐसा एक गांव मिलता है चारूपल्लम, और भी 2-3 जगह हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग में जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि जब टेम्पल्स की बात कर रहे हो तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक लाइक कॉन्सेप्ट या टर्म ये नेट एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सबसे बेसिक इसमें बात है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, आप इसको ध्यान में रखें चीज़ों को। बाकी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो अमलक होता था, अमलक का वजन बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको ऊपर पहुँचाने के लिए, चूँकि क्रेन सिस्टम या पुली सिस्टम उस समय डेवलप नहीं हुआ था, तो इस तरह का एक रोलिंग एक इंक्लाइंड स्टेप बनाया जाता था और उसके ऊपर इसको रोल करके ऊपर तक पहुँचाया जाता था। तो ये काफ़ी लंबा टाइम टेकन प्रोसेस था। तो ये है चारूपल्लम। हम आगे चलते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पे, उत्तरी मेरूर और उत्तर मेरूर या उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये बहुत ही पॉपुलर इंस्क्रिप्शन है और हमने पिछले लेक्चर्स में कई बार इसका जिक्र किया है। तो मैंने समझा कि इसको एक बार डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या है ये। देखिए, यहाँ एक कलेक्शंस ऑफ इंस्क्रिप्शन है जो कि कांचीपुरम में मिलता है हमें। कांचीपुरम तमिलनाडु जो है वहाँ पे, और ये कोई 10th सेंचुरी के आसपास के इंस्क्रिप्शंस हैं। इसकी जो खासियत है वो खासियत ये है कि इसमें हमें लोकल या रूरल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ये नेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो दंती वर्मन का मिलता है हमें। फिर नंदी वर्मन ने इस गांव को ब्रह्मदे यानी कि ब्राह्मणों को दान कर दिया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ भी एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें। 2 टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, वरियर्स और वरियम। वरियर जो होता था एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए होता था, और वरियम जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो कमिटी होती थी उसको कहते थे। तो ये वरियम का बहुत ज़्यादा ये एज ए सफिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है कमिटीज़ में, जो साउथ इंडियन कमिटीज़ उस समय के आपको देखने को मिलते हैं। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, वरियम के मीनिंग का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है नेट एग्जाम में। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट था, और कौन कौन से टेम्पल है जहाँ पे ये हमें इसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो वो सुंदरबर्द पेरुमल टेम्पल है, फिर वैकुंठ टेम्पल है, और कैलाशनाथ टेम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल ये कांचीपुरम का है। एक कैलाश टेम्पल है एलोरा में, जो आज के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है। वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था, कृष्ण 2 ने प्रोबेबली उनके टाइम में वो कंप्लीट हुआ था। वो रॉक कट टेम्पल है। तो आप इसको याद रखें कि ये कैलाशनाथ टेम्पल है, वो कैलाश टेम्पल है। हालांकि उसको भी कैलाशनाथ टेम्पल कहते हैं, बट वो अलग है, और ये कांचीपुरम में है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट थे जो मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कमिटीज़ होते थे, जो वरियम होता था, वो कितने तरह के होते थे और कितने कितने उसके मेंबर होते थे। ये हमें इंस्क्रिप्शन से जो जानकारी मिलती है उसके बेस पे।
तो जो 1921 का एक इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक गांव जो होता था वो कम से कम नहीं, एक फिक्स 30 वार्ड्स में डिवाइड होता था। 30 अलग अलग वार्ड होते थे। आज भी जो हमारे गांव हैं वो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो वार्ड में डिवाइडेड है सारे। तो 30 वार्ड होते थे, हर वार्ड से एक मेंबर सेलेक्ट होता था। मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे जिसको फुलफिल करना होता था। फिर एक लॉटरी सिस्टम होता था और लॉटरी सिस्टम से वो सेलेक्ट होते थे। लेकिन उसके पहले उनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ता था। जो उनकी जो कमिटीज़ बनती थी वो ये 5 कमेटियाँ यहाँ पे हमने डिस्कस की है। हमें जो वहाँ से जानकारी मिलती है कि संवत्सर वरीयम हर जगह सफिक्स बाद में आ रहा है। इसका अर्थ कमेटी के रूप में आप देख सकते हैं। तो जो संवत्सर वरीयम था ये जो था ये सीनियर सिटीजन्स का था। आप इसको याद रख सकते हैं एस से। ये सीनियर सिटीजन्स होते थे और 12 लोग होते थे जो कि किस तरह से वहाँ के जो गार्डन्स कह सकते हैं, गार्डन का कोई नैरो मीनिंग आप ना लेके गार्डन, ये जो खेती बाड़ी की चीज़ होती थी उनके बारे में, और टैंक से आप इरिगेशन और जो फार्मिंग है इससे जुड़े हुए विषय पे वो अपने राय रखते थे। और जो एल्डर पीपल होते थे वही इसके मेंबर हो सकते थे। जो पहले इसमें से किसी कमेटी में काम कर चुके हों अपने अर्लियर पीरियड में वही इसके मेंबर, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता होगा तो उसको यूज़ करने के लिए ये एक कमेटी बनी थी जिसमें 12 लोग होते थे। दूसरा जो कमेटी है ये तोता वरीयम, ये इसमें गार्डन कमेटी है। एडी वरीयम ये टैंक कमेटी है, इसमें 6 लोग होते थे। आप इसको भी आप याद रख सकते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि संवत्सर वरीयम और टोटा वरीयम और एडी वरीयम इसका मैचिंग कराने के लिए आपको आ सकता है कि गार्डन कमेटी का कौन सा है, कौन सा टैंक कमेटी का है। मेंबर्स के लिए आप मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद रहे तो ठीक है। 30 है तो देख लीजिए आप 12 और 6 12 24 + 6 30 हो जाते हैं। जो ये पंचवर वरीयम और पूर्ण वरीयम कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी है, और दूसरी जो है गोल्ड कमेटी है। इसके मेंबर्स कितने होते थे ये हमें जानकारी इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है। तो ये सारी बातें हमें मिलती है जानकारी उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। ये वही टॉपिक चला हुआ है जो हमने स्टार्ट किया है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पे। इस पे अब जो बात करते हैं कि जो मेंबर बनते थे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे उनसे वो क्या थे, और वो जो मेंशंस हैं उनको इन इंस्क्रिप्शन में उन पे हम बात करते हैं। जो क्राइटेरिया है वरीयम के लिए मेंबरशिप के लिए, वो पहला जो था वो कि आप एक टैक्स पेइंग लैंड हो आपके पास, एटलीस्ट 1/4 ऑफ वैली। वैली क्या होता था? वैली होता था कोई 1.5 एकड़ के आसपास का एक ज़मीन का एरिया जिसको वैली कहते हैं। वहाँ पे उस वैली का एक जो 1.5 एकड़ ज़मीन है उसका आधा, ठीक है, तो 0.75 एकड़ के आसपास एक ज़मीन होना चाहिए जिसके लिए आप लैंड टैक्स पे करते हो। और आपका जो एज होगा वो 35 to 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। इफ़ इन केस यू नो यू कैन हैड लर्न द वेदा एंड भाष्य, एक वेद और एक भाष्य आपने अगर पढ़ा है तो आपका जो लैंड का डिमांड है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 1/8 ऑफ वैली हो सकता है। तो भी आप अपेयर कर सकते हैं। आपको एक वेद का और एक भाष्य का ज्ञान होना चाहिए। आपका जो मकान हो, आपका जो घर हो, आपके अपने ज़मीन पे होना चाहिए। ये सारी कुछ बेसिक वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी। अगर उनको आप फुलफिल करते हैं तो आप जो वरीयम है उसके मेंबर बन सकते हैं। वरीयम का मेंबर बनने के लिए कुछ ऐसे भी काम थे जिसको आपने कभी नहीं, आप कुछ ऐसे क्राइम हैं कुछ इस तरह के जिसको आपने अगर नहीं किया होगा तभी आप मेंबर बन सकते हैं, और वो ज़्यादा सख्त हैं। उनको आप देखिए क्या है। और ये सारे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है 25, उनमें कहीं ना कहीं मेंशन है, वहाँ से ये सारा रेफ़र किया जा रहा है। तो आप इसको अलग अलग लेवल पे अंडरस्टैंड करें। देखिए इस लेक्चर में जब हम बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की हो चुकी है, जो कि आप नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि लेवल 1 या लेवल 2 पे हम कुछ मिस कर रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें और फिर भी आप इसके साथ कनेक्ट रहें। अगर आपने 10-20% भी इसमें से अगर आप गेन कर लेते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फर्दर एग्जाम्स। लाइक आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको नॉर्मली सुन भी लेते हैं एक बार तो कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐसे हैं जो आपके दिमाग में रह जाएगा और वो काम आएगा। जो नहीं करना था उनके लिए वो क्या था, वो था कि कमेटी मेंबर अगर वो पिछले 3 साल में रहे होंगे, ये बेसिकली सारे एनुअली होते थे, तो अगर वो आप 3 साल से मेंबर हैं तो फिर आप इस बार मेंबर नहीं बन सकते हैं। पिछले 3 साल में अगर एक बार भी आप मेंबर बने हैं तो इस बार आप नहीं बन सकते हैं, यानी कि चौथे साल में जाके आप दोबारा मेंबर बन सकते हैं। दूसरी बात क्या थी कि आपने आपके रिलेटिव ने कभी ऐसा ना हुआ हो उन पर कोई केस कि उन्होंने टैक्स सबमिट नहीं किया, टैक्स फ्रॉड का उन पर केस ना हुआ हो।
तीसरी बात कि आपने कोई इंसेस्ट या कोई 5 ग्रेट सिंस जो कहे जाते थे उस समय के, उसको आपने ना किया हो। तो 5 ग्रेट सिंस कौन कौन से थे, जो सबसे बड़े पाप थे 5, वो थे, एक एक पहला था कि ब्राह्मण की हत्या, दूसरा था अल्कोहल, जो शराब पीना, तीसरा था चोरी करना, चौथा जो एडल्ट्री यानी कि मिक्सचर या मतलब एक तरह से फ्रॉड करना, या एडल्ट्री, एडल्ट्री के दो तीन अलग अलग मीनिंग है ना बेसिकली इंग्लिश से जब आप इसको देखते हैं, तो आप इसको अलग अलग, मिलावट करना, घुसखोरी करना, ये सारे एडल्ट्री के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो और क्रिमिनल्स के साथ आपके एसोसिएशन नहीं रहे हो। लेकिन ये कितना कितना एक स्ट्रेंज लगता है आप अगर इसको देखें। अभी करंट जो सिचुएशन आप जब देखते हैं कि कमिटीज और जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, उसके लिए इसमें किस तरह से फॉलो होता है, इस पे तो मैं आपका ही कमेंट जानना चाहूँगा। जो इसमें एक और बात है कि वन हु इज़ फुल हार्डी और हैज़ टेकन फॉरबिडन डिसीज, ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो फुल हार्डी, लाइक जो रूड है बात करने में, जो थोड़ा मूड सा है, जो अच्छे से बात नहीं करता, वो नहीं बन सकता। और दूसरा जिसने कि फॉरबिडन डिशेज हैं, कुछ कुछ ऐसे भोजन हैं जो आपको नहीं करने हैं, अगर आपने उनको किया है, जैसे शराब के साथ आपने शराब पी हो तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं, चोरी की हो तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं। उसी तरह अगर ऐसे कुछ भोजन भी हैं, अगर आपने कुछ ऐसे, मेनली तो मांसाहार ही होंगे, मांसाहार अगर आपने कुछ किए हैं तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें जो मिलती है वो मिलती है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ उस इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है, बट हमारे पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट था उस बातों को मैंने यहाँ पे एट मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि ऐड करें। और 3 बातें जो हमने डिस्कस की कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किस टाइम का है, और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, और कितने कमिटीज़ होते थे, उनका किस तरह से वो परफॉर्म करते थे। तो इन छोटी छोटी बातों के साथ हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बंदगान, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक टर्म है बेसिकली। ये बंदगान जो है वर्ड निकला है बंदा से, आज भी हम बंदा वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो ये जो बंदा है, इसका अर्थ जो होता था सर्वेंट या स्लेव के रूप में होता था। बाद में आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान जो था, उसके बनने के बाद क्या हुआ कि आपके फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चेंज आता है। आप मानते हैं कि आप इस बात को, जब आप हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट होंगे तो आप देखते हैं कि पूरे सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में होता है। सुल्तान वो होते थे जो खलीफा के सत्ता को मानते थे, लेकिन बादशाह थे जो खलीफा की सत्ता को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि अल्लाह के बाद मैं ही हूँ। लेकिन सुल्तान वो होते थे जो बीच में खलीफा को मानते थे। सल्तनत पीरियड में दो ऐसे सुल्तान हुए, दो ऐसे रूलर हुए जिन्होंने खुद को सुल्तान नहीं माना। वो आपको अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी है। वो खुद को खलीफा के अंदर नहीं मानते थे। ये एक छोटा सा आप अपने बात अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इससे। और जो फिरोज शाह तुगलक ने किया कि उसने स्लेव्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए, और उनसे वो कई सारे काम, लाइक इरिगेशन के लिए जो उसने काम किए थे वहाँ पे उनसे काम लिया। और कारखाना, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा खुले थे। इसके लिए भी जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक का पीरियड, की फैक्ट्रीज उसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री का जो एक तरह से कहते हैं कि जो टाइम के साथ जो उसको अपडेट होना था, या जो उसमें चेंजेस आने थे, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हमको देखने को मिलता है। हालांकि कॉटेज इंडस्ट्री हमेशा एक सोसाइटी का हिस्सा रहा है, लेकिन उसको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है कि वो अपने प्रोडक्शंस को चेंज करता है, अपने टेक्निक को चेंज करता है, नए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। तो तुगलक पीरियड में जो फिरोज शाह तुगलक हुआ इन द 14th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, देन द सिचुएशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री वॉज इम्प्रूव्ड वेरी वास्टली। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ऐड करना चाहता था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है, ये भी बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। ये ट्रैबिएट और कॉर्बेल्ड पोस्ट एंड लिंटल स्टाइल, एंड अनदर इज आर्कुएट स्टाइल। देखिए ट्रैबिएट है, बहुत क्लासिकल स्टाइल है, बहुत पुराना स्टाइल है। इसमें क्या होता था, ये दो जो वर्टिकल पिलर्स है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पिलर डाल के, और हम फिर उससे छत का रूफ का निर्माण करते थे। जो पुराने टेम्पल्स मिलते हैं इंडिया में, या ग्रीक टेम्पल्स हैं, वो सारे हमें ट्रैबिएट स्टाइल में मिलते हैं। आर्कुएट स्टाइल का बहुत बाद में, लाइक इन नियरली इन 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी जाके इसका डेवलपमेंट हुआ है। जो हमें कंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो आर्कुएट का है। आर्कुएट स्टाइल्स के जो कंस्ट्रक्शन है उसकी खासियत क्या थी कि उसमें एक सेमी सर्कुलर ऊपर से डिज़ाइन बनता है, और उसमें एक की स्टोन होता है। की स्टोन जब आप यूज़ करते हैं तो वो पूरे पावर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा समझा के फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये आप देखिए,
यहाँ पे ये इसको लिंटल स्टाइल या जो इंडियन आर्किटेक्चर भी है कहा जाता है, इसको ट्रेबियट स्टाइल है। ये इस तरह का डिज़ाइन होता था कि ये आपका दो पिलर है, उसके ऊपर एक इस तरह से आपने तीसरा लिंटल डाल के और उसके ऊपर रूफ छत का निर्माण किया। जो इस्लामिक आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट इस्लामिक तो कहना इसको इसलिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब में ये डेवलप हुआ या पर्शिया में डेवलप हुआ। ये आप देखेंगे कि डोम का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरे टाइम में पूरे पूरे एशिया में होने लगा था। तो चूंकि इंडिया में इस्लामिक रूल के साथ आया तो हम इसको इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्ट स्टाइल है ये। इसमें आर्क का निर्माण हुआ, आर्क इस तरह से, और आर्क के निर्माण के साथ डोम बनने लगा, गुंबद। जितने गुरुद्वारा हैं आप देखेंगे उनमें डोम है, बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं जिनमें गुंबद है ऊपर में। शिखर उसके पहले जो जो इंडियन आर्किटेक्चर या ट्राइवेट स्टाइल है उसमें जो था वो शिखर का निर्माण होता था, डोम का निर्माण बाद में होने लगा थोड़े बहुत एरिया में। खासकर सिख जो गुरुद्वाराज हैं वो सारे के सारे डोम हैं, उसके ऊपर में गुंबद है। मीनार का निर्माण नहीं होता था, जबकि ट्रेविड स्टाइल था। मीनार का भी निर्माण, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर उसमें डिज़ाइन होता था, उसको ऐड करके एक सर्किल जैसा बनाते हैं क्रॉस सेक्शनली, तो वो जो था वो मीनार जो है वो आर्किटेक्ट स्टाइल आने के बाद ही बन पाया। मटेरियल जो यूज होता था इसमें सैंड स्टोन से बनाते थे इसको, जबकि ये ब्रिक से बनने लगा। और यहाँ पे की स्टोन, यहाँ पे एक की स्टोन लगता था, और ये जो की स्टोन लग जाएगा तो ये जो यहाँ का जो लोड है इसको बेस पे ट्रांसफ़र कर देता था। ठीक है, इस तरह से। तो आप इन बातों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के स्टूडेंट को। उनको बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस कि ये कब कौन सा इन्फ्लुएंशियल था और उसकी खासियत क्या क्या थी। थोड़ा सा अगर कुछ यहाँ रहता है तो हम फिर से देखते हैं कि ये जब हमने पहले बात की कि हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, लिंटल और बीम्स आर हेल्ड बाय कॉलम्स जो वर्टिकल पिलर्स होते हैं उनको कहते हैं, और ये रूफ को या शिखर को होल्ड करने के लिए बनाया जाता था। हाँ, एक जो इसमें बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो 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 ट्रेविड स्टाइल है उसका जो इनर पार्ट है, लाइक मंदिर के अंदर जाएंगे तो वो थोड़ा डार्क सा है और क्लोज इनर अपीयरेंस है, वहाँ एकांत सा है, शांति सी है ऐसे। और जो दूसरा जो आप आर्किटेक्ट स्टाइल का अगर देखेंगे गुंबद जैसा, वो खुला हुआ होता है, ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, सामने से भी काफ़ी उसमें रोशनी जाती है और एयरी होता है। चूँकि आप यहाँ देखें ना फिगर में इस तरह का शेप बनता है उसमें, ये जो आप देख रहे हैं, तो इस वजह से ये जो शेप है, तो ये इतना जो एरिया ज़्यादा खुल गया तो इससे जो एयर या जो लाइट पास होता है, तो इसकी वजह से जो अंदर का जो पार्ट है वो लाइट और एयरी दिखता है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ट्रेविड और आर्किटेक्ट का देखिए कि ट्रेविड पहले डेवलप हुआ, ग्रीक जो टेम्पल्स हैं सबसे पहले क्लासिकल टेम्पल्स उनमें हमको देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। आर्किटेक्ट स्टाइल है वो काफ़ी लेट इन 10th और 11th सेंचुरी जाके डेवलप होता है। हालांकि ट्रेविड स्टाइल भी कंटिन्यू करता रहा, ऐसा नहीं है कि वो वेनिस कर गया, बट आर्किटेक्ट का प्रभाव बढ़ गया क्योंकि जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इसको काफ़ी पैट्रोनाइज किया और इसी तरह से बिल्डिंग्स बने। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। एक और हम आज बात करेंगे जो आर्किटेक्चरल है कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डाल दूँ, ये सीरियन क्रिश्चियन से आप समझेंगे कि सीरिया के क्रिश्चियन, लेकिन नहीं, सीरियन क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन हैं जिनको इंडिया में जब थॉमस द एपोस्टल सबसे पहले जो फर्स्ट सेंचुरी में जो इंडिया आए थे, सबसे पहला क्रिश्चियन जो इंडिया आए थे, और इन्होंने एवेंजेलिकल एक्टिविटी के लिए इंडिया आए थे। इवेंजेलिकल एक्टिविटी क्या है, इसमें ऐसा है कि माना जाता है ईसाईयत में कि अगर मोक्ष आपको प्राप्त करना है तो यही एक मात्र मार्ग है, आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो एक तरह से प्रोसेलिटाइजेशन के लिए, एक धर्मांतरण के लिए कि आपको हम मोक्ष दिलाएंगे, आप ईसाईयत में आइए। तो थॉमस द एपोस्टल यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया। और केरला में जो मालाबार के एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियन क्रिश्चियंस हैं। जो मोपला रिवोल्ट आप देखते हैं कि होता है इन द सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द लास्ट ईयर 1921 में मोपला रिवोल्ट होता है वहाँ पे। उसके बारे में आप अलग से स्टडी करिएगा, वो चूँकि अगर उस पर बात करेंगे तो फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने विषय से। तो नसरानी या नसरानी मापिला भी इनको कहते थे, मोपला भी वही है। तो ये सीरियन क्रिश्चियन जो बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ ऐड कर रहा था कि ये एक एथनो रिलीजियस ग्रुप है जो कि मालाबार रीजन में रहते हैं और इनका सीरिया से कोई लेना देना नहीं है। ये कन्वर्टेड है, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं और इनको थॉमस द एपोस्टल ने कन्वर्ट किया था।
जो कि फर्स्ट सेंचुरी में इंडिया में आए थे। फर्स्ट सेंचुरी आप समझ रहे हैं कि जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट ही हुआ था तब से वो यहाँ, तब से उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी को फैलाया, और केरला में काफ़ी क्रिश्चियंस बन गए उस टाइम लोग। नसरानी करके एक टर्म है जो कि अरेबिक में क्रिश्चियन के लिए यूज होता है, तो इनको नसरानी भी कहा जाता है, नसरानी मापिला और सेंट थॉमस क्रिश्चियन, क्योंकि थॉमस द एपोस्टल ने इनको कन्वर्ट किया था, इसलिए इनको सेंट थॉमस क्रिश्चियन भी कहते हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार हमारे नज़र के सामने से आती है और हम इनको इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये फिर हमारे पेपर में आ जाते हैं सामने, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेरा काम है बस आपको एक सप्लीमेंट्स की तरह जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको उसमें थोड़ा ऐड करना। दिस इज़, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये होल नहीं है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है आपके लिए, ऐड कर रहा है, या फिर आपसे जो छूट गया है गलती से उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये जो अब टर्म्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी क्लास 7 के 4 और 5th चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार पलट के देखिएगा, आपको ये सारे टर्म्स जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डिस्कस ये सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। हम आगे चलते हैं। हाँ, इवान एंड पिस्ता, ये एक और आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है जो कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड में काफ़ी पॉपुलर रहा। इवान वॉज बेसिकली कॉन्सेप्ट एंड पिस्ताक वॉज बेसिकली स्ट्रक्चर। इसको इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इवान जो है, देखिए ये जो वाइट एरिया है ये कोर्टयार्ड है, एक आंगन सा है, इसके तीन साइड से पिस्ताक होता था, ठीक है। ये 3 साइड मान लीजिए पिस्ताक, और ये सामने से रास्ता है, यहाँ से आप इन करेंगे। तो अब इस फोटो में आप ऊपर चलिए, ये सीधा आप ऊपर आइए, आप यहाँ से इन कर रहे हैं। जब आप इन करेंगे तो यहाँ पे एक पिस्ताक, यहाँ पे एक पिस्ताक, और ये सामने पिस्ताक, ठीक, और बीच में ये आंगन पूरा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको पिस्ताक कहते थे, और ये जो पूरा डिज़ाइन है इसको ईवान कहते थे। तो ईवान वाज बेसिकली कॉन्सेप्ट, और जो ये हाई जो गेट्स हैं, जो डिज़ाइनर गेट्स हैं, इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे पिस्ताक। तो ये एक और कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि कब से इसका ये डिज़ाइन कब से पॉपुलर हुआ या कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर थोड़ा सा डिबेट है। बट माना जाता है कि इराक में, मेसोपोटामिया में सबसे पहले पार्थियंस ने, जो पहलव थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था अपने टाइम में। और एक वर्ड है दीवान में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पे आप जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि राजा बैठा है, उसके दोनों साइड से लोग होते हैं बैठे हुए, जो मंत्री वगैरह, और सामने से खुला होता है। तो 3 साइड से लोग बैठे हैं और सामने से खुला है, तो ये दीवान कहलाता है। तो जो फॉर्मल गेटवे है ईवान का उसको पिस्ताक कहते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है जिसमें 3 साइड से दीवार और सामने से खुला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये सामने का जो एरिया है, ये यहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इस फिगर में देखिए आप। और ये 3 साइड से पिस्ताक जो इस तरह के जो गेटवे हैं, तो ये देखने को मिलता है हमें। ये इंडिया में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए मुगल पीरियड में खासकर, वो हर जगह इस स्टाइल का चार बाग और इवान पिस्ताक को फॉलो किया गया। एक और टर्म है मुकरना, इस पर आप ज़रा सर्च करिएगा, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फर्दर इस पर रिसर्च करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पे। हाँ, ये देखिए, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कालिदास के लिटरेचर्स के बारे में बात की थी, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न था, हमें थोड़ा रहता है हमें एज ए स्टूडेंट कि हम कई बार मिस कर जाते हैं या कोई एक याद नहीं आता रहता है। तो उसको हमने 3 हिस्से में बांट के और फिर उसको याद कर रखने की कोशिश की थी कि एक में 3 है और दूसरे में 2 है, दूसरे और तीसरे में। तो 7 उनके राइटिंग्स हैं जो कि हमें अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे जो हम इस बार डिस्कस कर रहे हैं वो 4 बुक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री में 4 बुक्स लिखी गई जो काफ़ी पॉपुलर बुक हैं। और ये बेसिकली अर्ली 19th सेंचुरी और इन द एक 20th सेंचुरी की बुक है जो अपने टाइम में काफ़ी पॉपुलर रही। तो उनका जो 3 है, बेसिकली 3 का जो नाम है वो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए काफ़ी ये नाम क्लोज है ना, तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो पहली किताब है ये जेम्स मिल की किताब है जी, और ये ही किताब है जिस पे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहता है हमेशा। जो जेम्स मिल साहब थे ये एक इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने जो किताब लिखी उसने एम्पायर खड़ा करने में बहुत हेल्प किया ब्रिटिशर्स का इंडिया में। इन्होंने जो किताब लिखी वो 3 वॉल्यूम में लिखी।
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड का। और वहीं से आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कि एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का, कि उसको हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में आप पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। नहीं तो आप देखिए कि आप जब हिंदू पीरियड जो आप कह रहे हैं एंशियंट इंडिया, उसमें कितना बड़ा पीरियड पढ़ते हैं आप, उसमें आप लगभग 2000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, रिटन लिटरेचर। और जब आप मुस्लिम पीरियड पे आते हैं तो कोई 500-700 साल का इतिहास पढ़ते हैं। ब्रिटिश पीरियड में आप आते हैं तो 200 साल का इतिहास है मुश्किल से। तो ये तो कोई इक्वल डिवीज़न हुआ नहीं, तो ये दिक्कत है इस में। और इस पे सबसे पहले सवाल उठाया था अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने ये भी सवाल उठाया कि भाई जेम्स मिल साहब तो कभी इंडिया आए नहीं, तो उन्होंने कि कैसे उनके उनके राइटिंग्स को ऑथेंटिकेटेड राइटिंग कैसे हम मान लें। हालांकि कई लोगों का यह भी दावा है कि सिर्फ कहीं चले जाने से आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप वहाँ के बारे में सब कुछ जान गए हैं और आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अलग रैशनैलिटी का काम है। लेकिन फिर भी यह एक आर्गूमेंट डेवलप हुआ अमर्त्य सेन के राइटिंग में, जब उन्होंने द आर्गूमेंटेटिव इंडियन लिखे। और उसके बाद से ये डिस्कशन में आया कि इफ़ जेम्स मिल हैव नेवर विजिटेड इंडिया, how he is able to understand the customs and the cultures of India, because he just attacked on the culture and customs of India very 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 harshly। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की कि यहाँ का जो तरीका है वो बड़ा बेकार है इंडिया का, और सुपरस्टिशियस है। रिलीजन में बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने बात रखे। इसका एक इम्पैक्ट रहा जब 1829 में सती प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। सती प्रैक्टिस के बारे में आप देखेंगे उसके और हिस्ट्री के बारे में, तो इस पे जेम्स मिल साहब के राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये नेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जेम्स मिल के राइटिंग से इन्फ्लुएंस होके, हालांकि उसके लिए प्रयास पहले से जारी थे, लेकिन बेंटिक ने इस बात को मेंशन किया कि भाई इस बुक में जिस तरह से राइटिंग है, लोगों ने पढ़ा उसको। माना जाता है कि यह बुक जो है वो एम्पिरिकल ज़्यादा है, रेदर की रेशनलिस्ट है। रेशनलिज्म का इसमें तार्किकता का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन इसने उनके टारगेट को बहुत हेल्प किया अचीव करने में। और एक और इसमें जो आपको नेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट इशू आता है कि मिल ने ये क्लेम किया कि इंडिया में जो लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, जो उनका कस्टम है, जो उनका स्टाइल है, जो उनके सुपरस्टिशंस है, उसका जो रीज़न है वो इंडियन क्लाइमेट है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें। ये 2-3 बातें हैं जो कि जैसे अमर्त्य सेन वाला इशू है, वो कई बार क्वेश्चन आ सकता है। या फिर उन्होंने जो सती प्रैक्टिस का जो इम्पैक्ट, किस बुक का इम्पैक्ट है, वो आ सकता है। या फिर इंडियन क्लाइमेट किसने मेंशन किया है कि भाई इंडियन कस्टम्स के ऊपर और सुपरस्टिशन का रीज़न ये है कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है या कैसा, जो भी जैसा भी क्लाइमेट है समझो आप, उसकी वजह से इस तरह का यहाँ पे कस्टम है। तो ये मिल साहब का राइटिंग है, इसको आप एक बार दिमाग में रखें। और इसको कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ें तो पहले आप द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ें। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया सबसे पहले लिखी गई 1817 में। इनके लड़के हुए जेम्स स्टुअर्ट मिल, जो कि यूटिलिटेरियन जो थ्योरी था उसके बड़े सपोर्टर थे, जो उपयोगितावाद के बड़े भारी समर्थक थे, वो मिल साहब, इनके लड़के जेएस मिल। दूसरी राइटिंग है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की, 1841 में ये लिखी गई। और एल्फिंस्टन जो थे वो एक इवेंजेलिकल थे, और उन्होंने जो वो बॉम्बे के गवर्नर बन के आए थे। उनको थोड़े टाइम यहाँ पे रहने के बाद 1820 के आसपास थे यहाँ पे, और वो वापस चले गए। और उनको 2 बार इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आने के लिए ऑफर किया गया, और उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि मैं अभी इंडिया पे बुक लिख रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मैं गवर्नर जनरल का पोस्ट उन्होंने ठुकरा दिया। आप समझ सकते हैं गवर्नर जनरल आज वो पोस्ट है जो कि प्रेसिडेंट का पोस्ट है। और उन्होंने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी 2 वॉल्यूम में है। तो ये आपको 2-3 बातें इनके बारे में जानना जरूरी है। तीसरी राइटिंग जो हुई वो हुई विंसेंट ए स्मिथ की। विंसेंट ए स्मिथ ने 1914 में लिखा एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये साहब थे आईसीएस, सिविल सर्वेंट थे, 1871 में सेलेक्ट होके आए थे, और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जो था वहाँ पे ये कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन। और इनकी जो किताब है वो भी 2 वॉल्यूम में है। उसका नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जो हिस्ट्री है वो 600 बीसी से, जो महात्मा बुद्ध पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, उनके टाइमिंग के बारे में लिखा सारा कुछ। और साथ में जो फाइन आर्ट्स पे, इंडिया में फाइन आर्ट्स किस तरह था, इवन नॉट इन इंडिया, इन द साउथ एशिया, एंटायर साउथ एशिया में फाइन आर्ट्स का किस तरह का विकास हुआ, उस पर इनकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, वो आज भी रेफ़र किया जाता है। अशोक पे, अकबर पे इन्होंने बहुत अच्छा अपना
राइटिंग किया, काफ़ी क्रिटिकल राइटिंग है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंट करना पड़ेगा उसको अपने स्टडी बुक में। और जो 600 से लेके मुहम्मदन कॉन्क्वेस्ट तक इन्होंने लिखा, और साथ में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर की भी बात की इन्होंने, कि अलेक्जेंडर किस तरह से सिंधु नदी के क्षेत्र में उसका प्रभाव रहा, किस तरह से उसने वहाँ पे काम किया और फिर उसको लौटना पड़ा या हार का सामना हुआ, ये सारे विषय इसमें डिस्कस हैं। और इनको वापस जाने पे एक अवार्ड, 3 अवार्ड होते थे उस समय जो मिलते थे इंडिया में, अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें एक था कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, द नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर और नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर। तो इनको कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का अवार्ड मिला था। इस 3 किताबों के अलावा एक किताब जो आज़ादी के बाद मान के चलिए कि लिखी गई, हालांकि काम तो पहले ही उस पर हो गया था, बट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन हिस्ट्री in the earlier period, like in 50s and 60s, was an advanced history of India that was written by Professor R.C. Mazumdar, H.C. Rai Chaudhary and Kalikinkar Datta। खासकर मैं जब अपनी बात करूँ तो जो मेडाइवल का, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पार्ट है, वो इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। उसको आप उससे अच्छी किताब मुझे अभी तक मिली नहीं है कोई। जब भी मुझे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होता है तो मैं मजुमदार को ही प्रेफर करता हूँ। आप अगर कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मौका मिले तो एक बार देखिएगा जरा इसको कि क्या है इसमें, जो मेडाइवल का पार्ट है उसमें। तो यहाँ पे ये छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट ऐड किया कि ये 3 किताबें जो हैं ये कई बार कंफ्यूज करती हैं, हम भूल जाते हैं, तो इनको आप याद रखिए। एक तो आप नाम याद रखिए किसने इसको लिखा है, और ये टाइम से आपको याद रहेगा कि सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया लिखा गया, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया, और सबसे लेट में लिखा गया वो लिखा एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिल साहब ने 2-3 बातें जो यहाँ पे एक स्ट्रेंज या अलग आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बात की, क्लाइमेट वाली बात की उन्होंने, या फिर वो इंडिया में आए भी ना, उन्होंने इंडिया में एम्पायर को किस तरह से हेल्प किया। इन बातों को आपको दिमाग में रखना होगा जब आप हिस्ट्री के एक मजे हुए स्टूडेंट की तरह अगर आप बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इन विषय के बारे में। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम जल्दी मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके बीच वो 1 अगस्त 2020 को आएगा। एक बार मैं फिर से आप सबका थैंक यू करता हूँ। मिलते हैं जल्दी।